सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टेक्निकल एजुकेशन में जो लेक्चरर की वैकेंसीज निकला है 237 वैकेंसीज, उसमें एक कोरिजेंडम से रिलेटेड है। अभी आप लोगों को पता है जो इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उन्होंने एग्जाम पैटर्न कुछ मेंशन किए थे। अभी उसमें एक और नोट 3 ऐड किया है जिसको मैं अभी बता रहा हूं। तो इसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, सर इसका मतलब क्या है कि और ये किस केस में ये एप्लीकेबल होगा नोट 3 जो इन्होंने ऐड किया है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं अभी मैं। देखो वहां पे अब आपको मेंशन किया था कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और आपका इंटरव्यू। अब इसमें आपको पता है कि जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 2 टाइम्स ये लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, जितना वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स ये शॉर्टलिस्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, और जितने लोग अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट लिखते हैं। तो मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट का और जितना वैकेंसी उसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे 4 टाइम्स द कैंडिडेट। नाउ द नोटिस जो कोरिजेंडम इन्होंने ऐड किया, इन्होंने बोला कि वहां पे एग्जाम पैटर्न स्कीम वहां पे नोट 1 नोट 2 है, अब नोट 3 उसके बाद वो ऐड कर रहे हैं। द पॉइंट इज द कमीशन रिजर्व्स इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एनी पोस्ट। वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले सकते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। नाउ इन किस केसेस में कमीशन ऐसा करेगा? अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में लेट अस सपोज 20 टाइम्स लोग ने अप्लाई कर दिया नंबर ऑफ वैकेंसीज की, या 10 टाइम्स कर दिया, 15 टाइम्स कर दिया, तो जैसे इसका नाम हो रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट में मतलब कि इनको जो कैंडिडेट्स डिजर्व करते हैं या जो अच्छी तैयारी करके आए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको स्क्रीन कर लो भाई। हर किसी से क्यों सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लगवाना, क्यों हर किसी से लिखवाना, फिर उसको चेक करवाना, क्योंकि जो लिखेगा उसको चेक तो सभी से करना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला है कि हम लोग स्क्रीन टेस्ट नहीं लेंगे, और किस कंडीशन में नहीं लेंगे। जो लॉजिक मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर जितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, अगर वो जो नंबर है वो कम है, वो कम है मतलब इन द सेंस 4 टाइम्स तो इन्होंने बुलाने स्क्रीनिंग टेस्ट में, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। अब लेट अस सपोज वो नंबर एक केस मान के चल रहा हूं कि 4 टाइम्स से भी कम है, तो मेरे को खुद बताइए स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या लॉजिक बनेगा? कोई लॉजिक नहीं बनेगा। दूसरा कि जो नंबर है लेट अस सपोज सब्जेक्ट नॉलेज में मतलब 4 टाइम्स से ज्यादा है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिसमें इतना बड़ा पेपर मेरे को हमें एक पूरा एक स्टेज उसमें ऐड करनी पड़े स्क्रीनिंग टेस्ट का। लेट अस सपोज 5 टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब बजाय कि लेट अस सपोज जैसे 237 वैकेंसीज हैं, इसका 4 टाइम्स कर दो। लेट अस सपोज 1000 है, मैं 250 वैकेंसी का एक लेके चल रहा हूं, 250 वैकेंसीज, और मैं सारी ब्रांचेस सब कुछ ऐड उड करके चल रहा हूं कि 1000 लोग ये लिखेंगे इसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अब लेट अस सपोज किसी एक ब्रांच में, किसी एक डोमेन में लेट अस सपोज 10 वैकेंसीज हैं। अब 10 वैकेंसीज के पीछे लेट अस सपोज 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, और एक 10 वैकेंसीज के पीछे 500 लोगों ने अप्लाई किया है, और 10 वैकेंसीज के पीछे लेट अस सपोज 60-70 ने अप्लाई किया है, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज में 40 के ही पेपर वहां पे चेक होंगे। तो मेरे को खुद बताइए कि अगर तो नंबर बहुत ज्यादा है देन ओनली स्क्रीनिंग करने का फायदा नहीं, तो टाइम वेस्टेज है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कमीशन बोल रहा है कि अगर हम लोग ऑल्दो कि ये होगा, लेकिन हर किसी में मेरे को लग रहा है हर किसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर किसी में ये चीज होगी कि बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया होगा। जैसे मेरे को लग रहा है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फोरमैन वाला, आई थिंक उसमें शायद 7 या 8 वैकेंसीज थी, उस केस में हो सकता है, क्योंकि जब वैकेंसीज बहुत कम हो जाती हैं तो वहां पे कैंडिडेट देखते हैं यार वैकेंसीज कम है, चलो रहने देते हैं, मेरी प्रोबेबिलिटी कम है, मेरी तैयारी नहीं है। जब वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम लोग सोच लेते हैं कि ये वैकेंसी ज्यादा है, चलो अप्लाई करके दे, तो ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं। ये तो इतना तो आप लोग मतलब अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज ट्रू है, ये होती है ऐसा, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये नोट 3 ऐड कर दिया है, और मेरे को लग रहा है कि आगे जितना भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें नोट 3 ये बाय डिफॉल्ट ऐड करके ही चलेंगे, क्यों बार बार इसमें चेंजेस करने। नाउ द पॉइंट इज, फिर से डाउट आता है, मैंने ऑल्दो कि इसके लिए वीडियो बना चुका हूं, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई जून मैंने आपको बोला था, एक्टिव हो चुका है एचपीएससी। जो एससी वाला जो रिजर्वेशन वाला जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो चुका है। अब ये भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो आप बहुत ही जल्द अपना इसका सिलेबस, फर्स्ट सिलेबस, देन सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी आपको वो दे देंगे, अगर जिसमें सब्जेक्टिव देना है उसमें सब्जेक्टिव। और ऐसा ही एक नोटिफिकेशन अगर आपको ध्यान हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आया था, जो आपका पीजीडी के लिए था, उसमें भी एक इन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो बहुत ही जल्दी एग्जाम आ जाएगा, आप लोग अपना तैयारी रखो, तैयारी कंटिन्यू रखो। अब मेरे को किसी ने पूछा कि सर अगर ये ओनली सब्जेक्टिव होता है तो मेरे को क्या करना है, तैयारी करना है? तैयारी का अप्रोच तो भाई सेम ही रखना है तुम्हें, पहले तुम्हें सारे सिलेबस, पहले सारा सब्जेक्ट तो कवर करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रेफर देन यू कैन प्रैक्टिस द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले ढंग से सारा सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव में प्रिपरेशन में कहां पे डिफरेंस है? ओनली द वन डिफरेंस इज स्क्रीनिंग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मेंस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और लिख के करने हैं, दैट इज ओनली डिफरेंस।
अदरवाइज सिलेबस इज गोइंग टू बी रिमेन द सेम। तो उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए अपना कंटिन्यू करो। क्लासेस चल रही हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं, सिलेबस बहुत कंट्रोल में है, आराम से कर रहे हैं, कोई ऐसा अभी हमें जल्दी नहीं है क्योंकि पेपर होगा मई जून में। तो आप लोग अभी भी इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया टीम से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 2-3 महीने का टाइम है। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।